आवर टॉपिक इज मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स को एनएमआर के टॉपिक्स को पढ़ा है, तो आज मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी को देखेंगे। मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी है इज द लोकल डायमैग्नेटिक इज एसोसिएटेड विद सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हुए होते हैं उनकी वजह से जो हमारे पास शील्डेड और डी शील्डेड बनता है, तो ये उस कंसेप्ट से रिलेट करता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास CH3 है, ठीक है, मिथाइल के साथ फ्लोराइड लगा हुआ है। ठीक है, मिथाइल के साथ फ्लोराइड लगा हुआ है, तो हमें पता है कि फ्लोरीन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो मिथाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाएंगे। ठीक है, हमने शील्डेड और डीशील्डेड कंसेप्ट को इस तरह से पढ़ा कि जो हमारे पास मिथाइल है वो उसे क्या कहते हैं कि जब फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तो प्रोटेक्शन की वजह से हमने क्या करना होता है, हमने उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना होता है। एनएमआर के कंसेप्ट में हम क्या करते होते हैं, हम स्पिन को चेंज करना होता है हमने। ठीक है, हमने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। अब जब इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब प्रोटेक्शन की वजह से जो हमने फील्ड एक्सपेक्ट किया होता है, ठीक है, वो उतनी वैल्यू नहीं आती क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और हमें फील्ड ज्यादा लगाना पड़ता है। प्रोटेक्शन, अब जैसे एक मुजरिम है, उसके साइड पे आर्मी खड़ी है, आप उसको लेके नहीं जा सकते, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, आपको बहुत कंसेप्ट और आइडियाज की जरूरत है उसे लेके जाने के लिए। और एज कम्पेयर जहां पर एक आपने एक अपना पहले आर्मी के अंदर आपका ही एक इंसान मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो हालात वैसे बना देगा। तो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि फ्लोरीन क्या कर रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो सारी आर्मी को साइड्स पे लेके जा रहा है किसी वजह से। तो कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि वहाँ पे जो जितने भी लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस मुजरिम को किसी कोई ना लेके जाए, वो उन सबको दूर ले गया। तो अब क्या है, उसको उसे लेके जाना आसान हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हम अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो अब मिथाइल की जो वैल्यू है वो लोअर आएगी। ठीक है, हमने कहा था कि हमारा जो स्टार्ट होता है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पर 10 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, जहाँ पे TMS होता है, टेट्रा मिथाइलसिलेन। तो ये इस तरह से ग्राफ की नीचे लाइन है एक, ये जा रही है। ठीक है, तो वो 10 से स्टार्ट होके, मतलब वो 10 से स्टार्ट होता है और इस साइड को जाता है 1 वाली साइड पे, तो 4 पहले आ जाएगा ना, 4.3 पे आएगी इसकी। और CH3Cl में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये तो ज्यादा डीशील्डेड था, ये उससे कम डीशील्डेड है, ये उससे कम डीशील्डेड है, तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं थोड़े बहुत, तो हमें फील्ड लगाना पड़ रहा है। 3 पॉइंट पे आ गया। अब जो बोरोमीन है इसमें इसकी बहुत कम है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद है। मैं कहती हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 मौजूद था, ठीक है, यहाँ पर 3 मौजूद थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो यहाँ पर फील्ड उससे भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, 2 तक चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें 2.7 से भी 2.2, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा थे। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना वो शील्डेड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, शील्डेड कहलाएगा, प्रोटेक्टेड कहलाएगा, और हमें फील्ड ज्यादा लगाना पड़ रहा है और उसकी वैल्यू हाई फील्ड रीजन में आएगी। हमने कहा था 5 से आगे जो रीजन है वो हमारी अप फील्ड रीजन है, और इस साइड पे जो होगी, इस साइड पे, वो हमारी डी शील्डेड रीजन कहलाएगी, या उसे हम लो फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल होगी 4.3, 3.1, 2.7, 2.2, इसी तरह से हमारे पास आ रहा था। अब आगे हम लोगों ने देखा, हमने देखा कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका ज्यादा आया। ठीक है, फ्लोरीन का ज्यादा आया, और क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम है, आयोडीन उससे कम है। तो जितना कोई डीशील्डेड होगा वो उतना ही अवे फ्रॉम TMS होगा। ये सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा ये तो फिर भी शील्डेड था क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा खींचे नहीं गए थे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये शील्डेड था, ये उससे कम शील्डेड था, ये उससे कम शील्डेड था, ये उससे कम शील्डेड था। तो सबसे ज्यादा डीशील्डेड कौन हुआ? सबसे ज्यादा डीशील्डेड यही हुआ, ठीक है, मिथाइल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा डीशील्डेड ये हुआ, जो जितना ज्यादा डीशील्डेड होगा वो उतना ही अवे होगा टीएमएस से, ठीक है, क्योंकि टीएमएस 1 के ऊपर है तो वो उतना ही अवे होगा टेट्रामिथाइलसिलेन से, ठीक है। होप सो ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे मौजूद होती है, उस एक्सेप्शन को ही हम मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी कहते हैं, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये रिंग में भी मौजूद होती है, और ये इथाइन और इथीन का केस है हमारे पास, इथाइन एंड इथीन केस। अब एक्सपेक्टेड क्या होता है कि जो हम कहते हैं कि भाई ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर 50% है, ठीक है, यहाँ पर s करेक्टर कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, और s करेक्टर जितना ज्यादा होता है वो उतना न्यूक्लियस के करीब होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये उतना डीशील्डेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सारे ट्रिपल बॉन्ड ने खींच लिए ना हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन वाली साइड से ट्रिपल बॉन्ड ने सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, तो वो डीशील्डेड हो गए, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि मोर डीशील्डेड से अवे फ्रॉम टीएमएस होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो थी 5.3, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी क्या थी? 5.3 थी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1.8, ठीक है, मतलब वो शील्डेड रीजन की तरफ दे रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसे डीशील्डेड रीजन में, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? डीशील्डेड रीजन में होना, लेकिन वो कहाँ पे है? वो शील्डेड रीजन में है, वो शील्डेड है, ठीक है, प्रोटेक्ट है वो। तो अब यहाँ पर हमें हमारा था कि भाई ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू जो है वो मोर डीशील्डेड रीजन की तरफ आएगी एज कंपेयर टू इथीन के केस में, लेकिन इथीन जो है वो डीशील्ड है और ये शील्ड है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब यहाँ पर आपके पास इथाइन हमारे पास है, इथाइन में क्या होता है? अब यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का हम केस पढ़ रहे थे, लेकिन ओरिएंटेशन भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 5.3 पे, लेकिन वैल्यू कहाँ पे आई है? 1.8 ppm पे आई है, शील्डेड साइड पे आई है, ड्यू टू ओरिएंटेशन। अपनी ओरिएंटेशन की वजह से ये प्रोटेक्ट है। हमें लगा कि ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये डी शील्ड होगा, ठीक है, डी शील्ड होगा तो लो फील्ड की तरफ आएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अपनी ओरिएंटेशन की वजह से प्रोटेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स का केस नहीं है यहाँ पे, तो ओरिएंटेशन ने उसे प्रोटेक्ट कर दिया और इस वजह से उसकी वैल्यू अप फील्ड रीजन में आ रही है। तो 1.8 क्या है? अप फील्ड रीजन है, और ये लो फील्ड रीजन है। तो अब हमारे पास इथाइन जब इस तरह से ओरिएंट होता है कि जब इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कर रहा होता है, तो उसने क्या किया होता है? हाइड्रोजन्स को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आर्मी जो है वो यहां तक फैली हुई है, ये सारे साइड्स पे आर्मी है, इस साइड पूरी साइड पे। तो अब क्या हो रहा है? इन हाइड्रोजन्स को हमें एक्साइटेड करने के लिए एनर्जी तो बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि साइड्स पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, बल्कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रोटेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? हमें नीचे से फील्ड ज्यादा लगाना पड़ रहा है उनको एक्साइटेड करने के लिए। तो हमें फील्ड ज्यादा लगाना पड़ेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करें, और हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो वो 5.3 पे नहीं रुकेगा, वो पेन आगे चलता रहेगा जो स्पेक्ट्रम का होगा, और वो पीक जाके एक्सपेक्टेड पीक समझो 5.3 थी, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्सपेक्टेड पीक थी, लेकिन वो पेन जो है वो यहाँ पर नहीं रुका, पेन जाके वो चलता रहा और आगे जाकर उसने 1.8 पे पीक दिया उसने, ठीक है, ये उसने 1.8 पे अपनी पीक दी। तो अब क्या हुआ? अब उसने 1.8 पे पीक दी, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी यहाँ पर, लेकिन उसने जाके कहाँ दी है? 1 पे दी है। तो अब हमारे तो हमें इसकी समझ आई कि ऐसा क्यों हुआ था। अब हम देखते हैं इथीन के केस को, ठीक है। इथीन में क्या होता है? इथीन हमारा जो है, अब हमें था कि भाई ट्रिपल बॉन्ड की बनिस्बत इसके इलेक्ट्रॉन्स तो कम खींच हो रहे हैं, तो लेकिन हमने देखा कि भाई चलो वो तो ओरिएंटेशन वाला मामला था। यहाँ पर क्या हो रहा था? इसकी ओरिएंटेशन इथाइन की तरह नहीं थी। हमें लगा भाई इसकी भी अगर इथाइन की तरह है तो इसके हाइड्रोजन भी प्रोटेक्ट होने चाहिए, इसको तो उससे भी ज्यादा अप फील्ड पे जाना चाहिए, क्योंकि इसका तो डबल बॉन्ड है, उसका ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन इसकी जो ओरिएंटेशन थी, उसकी ओरिएंटेशन इस तरह से थी कि वो हाइड्रोजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, उसने सिर्फ इस एरिया को प्रोटेक्ट किया हुआ था, ठीक है। आर्मी ने हम अपने क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ था। तो अब हमारे लिए तो आसानी हो गई, ठीक है, वो चीज प्रोटेक्शन में ही नहीं है, तो हमें उन्होंने थोड़ा सा फील्ड आपने दिया,
आपको एक्सपेक्टेड था कि ज्यादा फील्ड देना पड़ेगा, लेकिन आपने थोड़ा सा फील्ड दिया और वो एक्साइटेड हो गए। जैसे वो एक्साइटेड हो गया, हमारे पास सिग्नल आ गया, तो इसकी वैल्यू जो हाई एक्सपेक्टेड थी 5.5 मतलब हायर वाली साइड पे एक्सपेक्टेड थी, वो लोअर की तरफ आई, वो 5.3 ppm पे आई। मतलब मैं कहती हूँ 1.8 पे अगर एक्सपेक्टेड थी तो इसकी वैल्यू कम आई, ठीक है। मतलब उसने 1.8 पे जाकर स्टॉप होना था, लेकिन वो पहले स्टॉप हो गया क्योंकि उसे उतना फील्ड उसी टाइम मिल चुका था। तो एक्सटर्नल साइड्स की जो है वो प्रोटेक्शन नहीं है, ये एक्सटर्नल हाइड्रोजन है, इंटरनल साइड पे प्रोटेक्शन मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन को नहीं कर रहा। और एनएमआर में हमारा काम किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। नॉट इफेक्टेड बाय इंड्यूस फील्ड, ये जो इंड्यूस फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इन हाइड्रोजन को इफेक्ट नहीं कर रहा, और ये डी शील्डेड रीजन कहलाते हैं, ठीक है। ये डी शील्डेड साइट कहलाती हैं ये वाली, ये जो हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक आयन आइसोट्रोपी। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है स्पिन स्पिन कपलिंग, ठीक है। स्पिन स्पिन कपलिंग को हम लोग देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है। स्पिन स्पिन कपलिंग के अंदर 2-3 कंसेप्ट और आ जाएंगे, उनको भी हम देखेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ब्रोमीन लगे हुए हैं 3, ठीक है, और ये मिथाइल है। अब यहाँ पर ये जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो भी आगे कार्बन के साथ अटैच है, ये तीनों हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो भी आगे कार्बन के साथ अटैच है, ये 3 हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो भी आगे कार्बन के साथ अटैच है। तो मतलब इन तीनों हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट, इन 9 हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट सेम है। तो 9 हाइड्रोजन जो होंगे वो अब पीक कौन सी देंगे? अगर मैं देखूं, हम लोग n+1 रूल पढ़ेंगे, और n+1 रूल जो होता है वो हमने उसमें हम लोग कहते हैं कि उसके इन्वायरमेंट में जो हाइड्रोजन होते हैं ना, n+1 का मतलब है 1 तो फार्मूला के अंदर है n+1 फार्मूला, लेकिन जो n होता है उसमें हम पुट करते हैं जो हमारे नेबर के पास हाइड्रोजन होते हैं। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आप तो कहेंगे कि जो 9 हाइड्रोजन हैं ये एक पीक देंगे क्योंकि इनका इन्वायरमेंट क्या है? सेम है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन आगे एक ब्रोमीन के साथ अटैच है, तो ये अपनी अलग पीक देगा, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन आगे 2 ब्रोमीन के साथ अटैच है, ठीक है। ये किसके साथ अटैच है? 2 ब्रोमीन के साथ अटैच है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल खींच हो चुके हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, तो ये ज्यादा अप फील्ड की तरफ देगा पीक, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जो देगा वो ज्यादा अप फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रॉन सारे जा चुके हैं, तो इसका मतलब है ये बहुत इसे बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं, सॉरी। तो ये बहुत डाउन फील्ड की तरफ देगा, सॉरी, यहाँ पर हमने डाउन लिखना था, डाउन फील्ड की तरफ देगा ये पीक, ठीक है। ये पीक देगा डाउन फील्ड की तरफ, और अप फील्ड की तरफ ये वाले देंगे क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास मौजूद हैं और वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अप फील्ड की तरफ देंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक ब्रोमीन लगा है, इसके कंपेयर में तो इसकी डाउन फील्ड कम ही आएगी, तो हम कहते हैं भाई ये इसकी पीक होगी स्पेक्ट्रम के मिड में, ठीक है। तो जब वैल्यूज हम लोगों ने देखी हैं, तो वैल्यूज अप फील्ड ये जो थी इसकी आ रही है इस हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है जो 1 हाइड्रोजन 1 पीक दे रहा है, ये 6.37 पे दे रहा है, और ये वाला 4.46 पे दे रहा है, और ये 1.2 पे दे रहा है। तो जिस तरह से हमने इनको असाइन किया वैसे इनकी पीक्स आई हैं, ठीक है। ये अपफील्ड रीजन की तरफ है, ये मिड में आई है, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे दे रहा है। अब हमें पता चल गया कि जितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होती हैं उतनी टाइप की पीक्स आती हैं। तो 3 टाइप की पीक है क्योंकि 3 टाइप के हाइड्रोजन हैं। लेकिन अब ये वाला जो हाइड्रोजन की पीक आई, पीक तो एक है लेकिन ये पीक स्प्लिट हुई है, और स्प्लिट होके उसने डबलेट बनाया है, और ये इसको हम सिंगलेट कहते हैं, इसको डबलेट कहते हैं। अगर ये पीक इस तरह से होती, ये दरमियान वाली बड़ी और इस तरह से होती, तो इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। और अगर ये इस तरह से होती, इस तरह करके ऐसे और ऐसे और ये ऐसे, तो इसको हम क्वाड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास नीचे स्केल जो है वो 10 से स्टार्ट होकर 0 की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट हमारा, हम हाउ कैन वी टेक नेबर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है? नेबर हमें शेप ऑफ पीक बता रहा होता है। ये जो हमने डबलेट ट्रिपलेट बताए हैं ये हमें नेबर से पता चलते हैं, ठीक है। इफ पीक अपेयर, अगर तो पीक, अब हमें पता है कि भाई 0 से 1 जो रीजन है या 2 रीजन है वो अल्काइल की रीजन होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में अगर हम अल्केन की बात करें वहां पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगा हुआ होता, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इसी हायर अपफील्ड रीजन की तरफ आएगी, ठीक है। अल्काइल जो हो गए और वो असाइल हो गया, तो ये हमें क्या कहाँ पे देंगे? हाई रीजन की तरफ वैल्यू देंगे, ठीक है, अपफील्ड रीजन की तरफ देंगे। और इसी तरह से अगर अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ एक OH लगा है तो वो हमें उतना डाउनफील्ड में ले जाएगा।
कार्बोनिल ग्रुप है वो उतना और ज्यादा डाउन फील्ड में ले जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ज्यादा लगते रहेंगे, और रिंग की मेरे ख्याल में 6 पे वैल्यू आ रही होती है, तो इस तरह से वो उतना, अब ये चीज हमें नीचे से पता चलती है। स्प्लिटिंग टेल अस द, अब स्प्लिटिंग क्या हमें बता रही होती है, इस रीजन से हमें पता चल जाता है कि भाई यह जो हाइड्रोजन ये अल्काइल का है या साइल का है, जहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही होती है, और जो वो स्प्लिट होती है पीक, वो हमें नेबरिंग बता रहा होता है। अब नेबरिंग हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन देता है, इसको हम n+1 रूल से देखते हैं। n+1 रूल हमें क्या कह रहा होता है, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहाँ पर भी मिथाइल लगा है, ये भी मिथाइल लगा हुआ है, ये भी मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो मिथाइल है, ये मिथाइल देखें, ये हमने कहा कि 9 हाइड्रोजन क्या देते हैं, 1 पीक देते हैं। अब आप इन तीनों हाइड्रोजन की बात कर लें, ठीक है। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हैं उससे नेक्स्ट कार्बन को देखेंगे, क्योंकि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो समझो हमने इसको छुपा देना है, ठीक है। जब हम इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसको छुपा दें, ठीक है। आपने इसकी तरफ नहीं देखना, आपने इसकी तरफ देखना है, और इस कार्बन के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कहेंगे, हम n+1 में 0+1 पुट करेंगे, ठीक है। n में हमने 0 पुट किया और +1 किया, 0+1 हमारे पास क्या जवाब देगा, 0+1 हमारे पास 1 आंसर देगा, और 1 का क्या मतलब है कि ये सिंगलेट देगा, ठीक है। ये क्या देगा कि सिंगलेट देगा, ये सिंगलेट पीक देगा 1। इसी तरह से ये भी सिंगलेट देगा और ये भी सिंगलेट देगा, और ये 9 हाइड्रोजन एक ही पीक देंगे और वो सिंगलेट ही देंगे। तो अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें, तो जब हमने इस हाइड्रोजन की बात करनी है तो हमने इस हाइड्रोजन को छुपा देना है ऐसे ऐसे। तो जब इसको छुपा देंगे तो इसके इधर वाले कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो हमने क्या किया, n में 1+1 लिखा तो 2 डबलेट देगा ये, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम इसको छुपा देंगे और हम नेक्स्ट कार्बन को देखेंगे, नेक्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो 1+1 2, ये भी क्या देगा, डबलेट देगा। मोर डी शील्ड, ये ज्यादा डी शील्ड होगा ड्यू टू 2 ब्रोमीन ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये शील्डेड रीजन की तरफ आएगा। डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन्स को हमने देखना है जो उसके डायरेक्टली अटैच्ड हैं, ठीक है। शेप ऑफ पीक हमें क्या बता रही होती है, वो हमें नेबरिंग प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। अब हाउ कैन डबलेट अपेयर, डबलेट कैसे अपेयर होता है, डबलेट कैसे ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि डबलेट मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है। अब जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं उनका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। एक तो वो उसके स्प्लिटिंग पे इफेक्ट डाल रहे होते हैं, दूसरा मतलब क्या कर रहे होते हैं, जो वो अपनी किस तरह से इफेक्ट डाल रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि इफेक्ट डालते हैं और हम किस तरह से फाइंड कर लेते हैं इस चीज को, लेकिन वो अपना इफेक्ट कैसे डाल रहे हैं। जो नेबरिंग होता है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं कहती हूँ कि जो हाइड्रोजन है उसकी एक हाइड्रोजन ए है, जैसे हमने ऊपर अभी बात की, ये हमारे पास हाइड्रोजन ए था, ठीक है। एक मिनट, ऊपर यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो कर लिया, इसको देखते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन ए था, ये हमारे पास हाइड्रोजन बी है। जब मैं कहती हूँ कि हाइड्रोजन ए जो है वो ज्यादा डाउन फील्ड है ना, तो इसका मतलब इसकी पीक जल्दी आ जाएगी, ठीक है। इसकी 6.37 पे पीक आ रही है। तो जब इसकी रेजोनेंस का टाइम होगा, इसने हायर एक्साइटेड स्टेट पे जाना होगा, ये वैसे ही पड़ा होगा क्योंकि इसका टाइम तो अभी बाद में आना है ना। तो लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से जब इसकी बारी आएगी उस टाइम पे ये भी रेस्ट में होगा, तो इसका जो होगा फील्ड वो इसको इफेक्ट कर रहा होगा। अब ये फील्ड किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है इसको हम देखते हैं। When alpha hydrogen is in resonance, the beta hydrogen is not in resonance. Hydrogen B has some alpha, जो HB है उसका भी पास भी अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन है और वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। अब वो अपनी कंट्रीब्यूशन किस तरह से कर रहे होते हैं इसको हम देखते हैं। मतलब अब आपका जो मैं कहती हूँ HA जो है ना वो उसकी रेजोनेंस हो रही है, तो HB किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब HA की हो रही है तो उसमें उसका जो अल्फा है ना, उसका अल्फा को बीटा में जाने के लिए ना इतनी ज्यादा फील्ड रिक्वायर है, ठीक है। तो हमने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू लगा लेते हैं, हम एक्सपेक्टेड कहते हैं कि भाई अच्छा इतना फील्ड रिक्वायर है, तो जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू जो आएगी यहाँ पे मैं लगाती हूँ, वो वैल्यू आएगी यहाँ पे, मैं इसको ना डॉटेड लाइन से शो करती हूँ इस तरह से, तो वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। मैं कहती हूँ भाई ये ना 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। उससे इतना फील्ड रिक्वायर है, ये हमारा एक्सपेक्टेड था। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो अल्फा जो है ना वो बहुत कहते हैं लो एनर्जी स्टेट है, तो हायर स्टेट में जाने के लिए उसे बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो जो हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ना, हमने तो उस फील्ड के लिहाज से कहा कि भाई ये जो फील्ड लग रहा है, मतलब उसे मैं कहती हूँ फील्ड जो चाहिए वो चाहिए 7,
ठीक है, और हम जो फील्ड लगा रहे हैं वो 5 का लगा रहे हैं, तो हमने कहा भाई थोड़ा सा फील्ड और लगाना पड़ेगा, फिर जाके कंपनसेट होगा। लेकिन क्या हुआ, हमने कहा कि 5 लगाया, फिर अगली बार थोड़ा और लगाना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी वो, मतलब मैंने कहा कि अल्फा की जो वैल्यू आनी है ना वो इस रीजन पे आनी है जो मैंने बताई हुई है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसी टाइम जो उसका नेबरिंग था ना, उसने उसे इतना फील्ड दे दिया, जो रिक्वायर्ड फील्ड था वो भी अपनी पार्टिसिपेशन कर रहा था। अब उस नेबरिंग की पार्टिसिपेशन की वजह से इसकी जल्दी अचीव हो गई, जो यहां पर आनी थी वो पहले आ गई, ठीक है। यहां पर ये पीक आ गई। अच्छा, अब अल्फा की पीक यहां पे आ गई। अब हमारा बीटा भी यहीं पे एक्सपेक्टेड था, ठीक है, लेकिन बीटा की पीक जो है वो इससे आगे आएगी। क्यों आगे आएगी इसको भी देख लेते हैं। अब बीटा जो है ना, बीटा से अल्फा में जाने के लिए उसके पास जो अब बीटा प्रोटॉन्स थे उनको कम फील्ड रिक्वायर्ड था, अल्फा तक जाने के लिए कम फील्ड रिक्वायर्ड था। अब हम जो फील्ड अप्लाई कर रहे थे उसमें उसने अचीव हो जाना था, तो हमने कहा कि भाई जैसे मैंने कहा ना, ये पहले हमने कहा था ये जो डॉटेड लाइन है हमारी, ठीक है, ये हमारी डॉटेड लाइन थी ना कि यहाँ पे अल्फा आएगा, लेकिन अल्फा कहाँ पे आया, डाउन की साइड पे आया। अब बीटा की भी हमने यहीं पे एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, ठीक है। तो अब जब फील्ड अप्लाई हुआ हमें पता था उसी टाइम वैल्यू आ जाएगी, तो वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि नेबरिंग ने भी अपनी पार्टिसिपेशन की और फील्ड जो था वो पहले ही कम रिक्वायर्ड था, लेकिन अब नेबरिंग, एक तो हम अप्लाई फील्ड कर रहे हैं, ऊपर से नेबरिंग भी अपना फील्ड दे रहा है, तो फील्ड ज्यादा हो चुका है। तो जो अब ज्यादा फील्ड हुआ है वो काउंटर काम करेगा। मतलब किस तरह से काम कर रहा होगा, अपोजिंग में काम कर रहा है, ठीक है। अपोजिंग में जब वो करना शुरू कर देगा, नेबरिंग वाला अपोजिंग में करना शुरू कर देगा, तो अब हमें फील्ड थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अल्फा तो डाउन पे आया था, बीटा क्या आएगा, अप आएगा, क्योंकि हमें फील्ड जो है वो थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ रहा है नीचे से। एक्सपेक्टेड था कि वो यहीं इसी जगह पे आ जाएगा, अल्फा और बीटा एक। लेकिन अब बीटा को क्या हो रहा है, हमें फील्ड ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो उसकी जो आएगी वो आगे जाकर आएगी पीक, ठीक है। तो इस वजह से डबलेट बना है, ठीक है। ये मैंने अल्फा स्टेट को दिखाया हुआ है कि अल्फा, और ये मैंने बीटा को दिखाया हुआ है, ठीक है, कि उसमें तो उसने हेल्प की है, अल्फा वाली साइड पे उसने क्या की है, हेल्प की है। यहाँ पर उसने हेल्प की थी, हेल्प करके वो उसे जल्दी अचीव करवा दिया। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो काउंटर काम कर रहा है, ठीक है, वो उसके अपोजिंग में काम कर रहा है। तो हमें फील्ड क्या हो रहा है, ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ठीक है। फील्ड ज्यादा लगाना पड़ रहा है इस जगह पे, यहाँ पे फील्ड ज्यादा लगाना पड़ रहा है। नीचे वाला जो फील्ड हम लगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और यहाँ पे कम लगाना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू दे रहा है डाउन में, और ये वैल्यू दे रहा है अप में। इसी तरह से आगे, और इसी तरह से डबलेट जो है वो बनता है, ठीक है। अब डबलेट की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है अब ना, इन दोनों जो डबलेट हमारे पास आया है, अब डबलेट के दरमियान जो स्पेस है इनके दरमियान, उसको हम लोग कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, और उसको जे से डोनेट किया जाता है, और इसके यूनिट हर्ट्स में होता है, ठीक है। और ये जो हमारी एक्सपेक्टेड लाइन थी, इसको ये केमिकल शिफ्ट वाला जो है उसके साथ ए, तो इस तरह से डोनेट किया जाता है, इसको शो करवाया जाता है। द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन ए इज सेम ऑन एच बी एज एच बी ऑन एच ए। हमने ए को एक्सप्लेन कर लिया, और दूसरा जो है उसी तरह से इफेक्ट दिखाएगा। इंट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग प्रोटॉन्स टू कॉज स्पिन स्प्लिटिंग। नेबरिंग प्रोटॉन्स जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं डबलेट बनाने में या ट्रिपलेट बनाने में, उसे हम स्पिन कपलिंग कहते हैं, ठीक है। और हमने अभी कपलिंग कांस्टेंट को पढ़ा कि वो जे से उसको शो करते हैं, और उसका यूनिट हर्ट्ज है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है पास्कल ट्राइंगल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट के लिहाज से तो बहुत ज्यादा। तो पास्कल ट्राइंगल में क्या होता है हमारे पास, आप देखें यहाँ पर हमारे पास हम लिखते हैं, पहले ना हम एक मैथ के रूल को समझ लेते हैं, ठीक है। मैथ का रूल नहीं समझे, गेम समझ लें कि यहाँ पर 1 लिखा है। अब ये 1, नेक्स्ट जब हम लाइन करेंगे तो ये 1 इस साइड पे भी चला जाएगा, ये 1 इस साइड पे भी चला जाएगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट में हम 1 + 1 को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, ठीक है। 1 + 1 को हम क्या कर देंगे, जमा करके 2 कर देंगे, और वो 2 कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, और 1 ऐसे ही आगे आएगा, और ये 1 ऐसे ही आगे आएगा। नेक्स्ट में हम 2 + 1 इस साइड पे भी जमा करेंगे, और 2 + 1 इस साइड पे भी जमा करेंगे, ठीक है। 2 बार जमा होगा, 2 + 1 इधर भी जमा हो रहा है, 2 + 1 इधर भी जमा हो रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 3 लिखेंगे, और 1 जो है वो वैसे ही नीचे आ रहा है, ऐसे ही नीचे आ रहा है 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 3 + 3 पहले आपस में जमा होंगे, और वो 6 बना देंगे, 6 लिख देंगे, और फिर पहले 3 + 3, फिर 3 + 1, और फिर इस साइड पे भी 3 + 1 होगा,
ठीक है, तो दोनों साइड 3 + 3 हो गया, ठीक। फिर 3 + 1 4 और 3 + 1 4 दोनों साइड से जमा हुआ, और 1 और 1 वैसे नीचे आ रहे हैं। इसी तरह से 6 + 4 10 होगा, और 6 + 4 10 होगा, और 10 10 हो गए, और 4 + 1 5 4 + 1 5, और 1 और 1 वैसे ही नीचे आ रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरह से 10 + 10 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 10 + 10 क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और वो 20 यहाँ पर आए। उसके बाद 10 + 5 15, और 10 + 5 15, 5 + 1 6, 5 + 1 6, ठीक है। यहाँ पे 5 + 1 6, यहाँ पे 5 + 1 6, 20 15 15 और 6 6 और 1 1 वैसे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमने इनको कहते हैं कि जो हमारे पास ये 1 था ये सिंगलेट था, 1:1 ये डबलेट था, 1:2:1 ये ट्रिपलेट था, 1:3:3:1 ये क्वार्टर था, और इसी तरह से हमारे पास आगे मल्टीप्लेट आ रहा है, ठीक है। 5 पीक्स आए, मतलब अगर एक पीक आएगी तो वो पीक इतनी इंटेंसिटी की होगी कि वो एक ही 1 रेशो में होगी, ठीक, 1 के 1 होगा। और अगर वो डबलेट है तो वो 1:1 होगा, मतलब दोनों पीक्स का साइज इक्वल होगा। लेकिन अगर वो ट्रिपलेट है तो जो ट्रिपलेट के दरमियान वाली होगी वो इन दोनों से हायर होगी, 1:2:1 में होगी। इसी तरह से जैसे मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास है, सॉरी ये बाय निकल गया, ये हमारे पास है सिंगलेट, ठीक है। और डबलेट भी, डबलेट में दोनों पीक्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। लेकिन जब ट्रिपलेट होगा तो ट्रिपलेट में क्या होगा, एक पीक हायर, एक ज़्यादा हायर, और दूसरी उतनी ही, ठीक है, 1:2:1। और अगर हम क्वार्टर बनाते हैं तो 1:3:3:1 है, ये 3 रेशो, ये 3 रेशो, और ये 1, ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह से 1:4:6:1 में आएगी अगर 5 है, अगर 6 है, तो जिस तरह से स्प्लिटिंग है उसी तरह से पास्कल ट्रायंगल अपना काम करेगा। और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को देख रहे हैं। एग्जाम्पल में 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, और हमने कहा था भाई वो उतनी ही वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसे खींच लिए गए हैं, वो डिशिल्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को नहीं देख रहे हैं, हम पास्कल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ट्रिपलेट दे रहा है, ये हाइड्रोजन, क्योंकि एनवायरनमेंट में 2 हाइड्रोजन है तो ये ट्रिपलेट देगा। और इन दोनों हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट, तो ये वही वाला कार्बन है, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये डबलेट देगा। लेकिन इसके पास, मतलब मैं इसके ऊपर मैंने पेन रख लिया है, तो अब हम बात करेंगे इन 2 हाइड्रोजन की। ये 2 हाइड्रोजन +1 3, ठीक है, तो ये देगा 3। और जब हम इसका इन 2 हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इस वाले कार्बन के पास नहीं है, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, और एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये डबलेट देगा। और इनका हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये सिंगलेट देंगे, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट। ट्रिपलेट की 1:2:1 होगी, इसकी 1:1 होगी, और इसकी 1। तो इसमें अल्फा और बीटा है, लेकिन इसमें अल्फा अल्फा बीटा बीटा। और अब ट्रिपलेट की बात करते हैं, इसी तरह से ये इसी कंसेप्ट को आप आगे लेके चलेंगे कि इसमें अल्फा है, अल्फा अल्फा है, तो 1 1, ठीक है। और मतलब एक साइड पे अल्फा अल्फा और एक पे बीटा बीटा। अब दरमियान में जो 2 है वो है अल्फा बीटा और बीटा अल्फा, ठीक है, वो अल्फा बीटा बीटा अल्फा है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, ठीक है। उसको हमने एक बार अल्फा बीटा में लिख दिया, एक बार बीटा अल्फा में लिख दिया, तो वो डबल बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, इस वजह से इसकी रेशो 2 तक गई है। तो इंशाल्लाह होप सो आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो कीटोन है, आप कहें कि उसकी वैल्यू 2.1 है NMR में, तो हमने 2.1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 40 समथिंग आई। मतलब कार्बन मैग्नेटिक जो है वो उतना ही ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हाइड्रोजन 1 है तो कार्बन 20, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा वैल्यूज़ के अंदर। NMR की टेबल्स को हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि जो NMR के टेबल्स हैं उनको हमने कंसेप्चुअल बहुत देख लिया, ठीक है, कि ये शील्डेड रीजन है, ये डीशील्डेड रीजन है, उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। जो एल्डिहाइड की है वो 1.3 पे वैल्यू है, 0.1 पे है, 0.2 पे है, और जिस तरह से डीशील्डेड होता रहता है वो उसी तरह से ग्रुप्स की वैल्यूज़ हैं। 5 पॉइंट पे है, और रिंग आ गई है, एरोमेटिक रिंग है तो 6 पे है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो 7 पे वैल्यू चली जाएगी, और इसी तरह से 9 और 10 पे भी चली जाएगी। जितना डीशील्ड ग्रुप जो है वो उसको डीशील्ड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उससे खींच रहा है, उसी लिहाज से उसकी वैल्यूज़ हैं। तो इनके टेबल्स को याद करना आसान है, मतलब 1-2 बार देख लें तो आपसे हो जाएंगे। और टेबल्स इनके पाविया की बुक में भी अवेलेबल हैं, और यूनस की बुक में भी अवेलेबल, डॉक्टर यूनस की बुक में भी हैं, ब्रूस की बुक में भी हैं, हर स्पेक्ट्रोस्कोपी की
मिल जाएंगे आपको। होप्स हो कि आपको आज के कंसेप्ट समझ आए हो। अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। यहीं पे हमारे इख्तिताम होता है।